गाइज, आइए आज हम लोग अध्याय 4 धरातल के रूप बदलने वाले कारक बाह्य कारक के दूसरे एपिसोड में हम लोग अपर्दन के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं अपर्दन या इरोजन। अपर्दन जब प्रवाहित जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी आदि शक्तियाँ चट्टानों में तोड़ फोड़ करती हैं तथा परिवहन द्वारा उन्हें दूसरी जगह ले जाती हैं, तो इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। इसमें कटाव और बहाव की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि गांव, कस्बों, नगरों जैसे जैसे विकास होता है तो भवनों या सड़कों के निर्माण के लिए जमीन से वनस्पति साफ कर दी जाती है, जिससे भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी बह जाती है। यह क्रिया अपर्दन कहलाती है। अपर्दन एक गतिशील क्रिया है। यह अपक्षय से भिन्न है। अपर्दन के लिए अपक्षय आवश्यक नहीं है। दोनों क्रियाएं एक साथ अथवा अलग अलग हो सकती हैं। अपक्षय अपर्दन में सहायक हो सकता है, परंतु अपर्दन का भाग नहीं है। आगे चलते हैं। आगे निक्षेपण, आइए देखते हैं। निक्षेपण या डेपोजिशन। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो उनके द्वारा बहाकर लाए जा रहे मलबे का किसी स्थान पर एकत्रीकरण निक्षेपण कहलाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रवाहित जल। आइए देखते हैं। प्रवाहित जल में मुख्य रूप से नदी अपर्दन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। जल का बहता हुआ रूप नदी या सरिता कहलाता है। नदी का अपर्दन कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। नदी का अपर्दन कार्य नदी के ढाल, जब ढाल की मात्रा तथा वेग पर निर्भर करता है, इसलिए नदियाँ पर्वतीय भागों में अधिक अपर्दन करती हैं। इसके विपरीत मैदानी और डेल्टाई भागों में अधिक निक्षेपण होता है। नदियाँ अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करती हैं। आइए हम लोग आगे जानेंगे। तो नदी पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी तली को काटकर उसे गहरा करती है। इससे अंग्रेजी अक्षर के वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसे वी आकार की घाटी कहते हैं। जब वी आकार की घाटी गहरी एवं सकरी होती है तो उसे गार्ज कहते हैं। इसके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। भारत में हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियों के गार्ज इस प्रकार हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जलप्रपात। जब नदी के रास्तों में मुलायम चट्टानों की परतें मिलती हैं तो नदी का जल मुलायम चट्टानों को जल्दी काट डालता है, और जब कठोर चट्टानें मिलती हैं तो नदी का जल उन चट्टानों को जल्दी नहीं काट पाता। कटाव के इस अंतर के कारण नदी की तलहटी ऊंची नीची हो जाती है। जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात या वाटरफॉल कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल प्रपात है। भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है, कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात है, नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात है एवं धुआंधार जलप्रपात है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि मियांडर के बारे में। मियांडर या उसको नदी विसर्प भी हम कहते हैं। आइए देखते हैं। पर्वतीय भाग से जब नदी नीचे मैदानों में उतरती है तो उसकी गति मैदानों में ढाल कम होने के कारण धीमी पड़ जाती है। नदियाँ सीधे मार्ग पर न चलकर टेढ़े मेढ़े रास्तों में बहने लगती है। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को विसर्प या मियांडर कहते हैं। आगे चलते हैं, जानेंगे आगे हम लोग डेल्टा के बारे में। आइए देखते हैं।
नदी के सागर में गिरने के पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इसी कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा व ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भूमिगत जल, या इसको कह लीजिए ग्राउंड वाटर के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर। वर्षा का कुछ जल चट्टान और मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। पहाड़ों में कहीं कहीं चूने की चट्टानें मिलती हैं, जिससे जल रिस कर चट्टान के भीतर पहुंच जाता है तथा रासायनिक अपक्षय द्वारा चूने को घुलाकर दूर बहा ले जाता है, जिससे पहाड़ी में गुफा या सुरंग बन जाती है। नीचे बनने वाली इस सुरंग की छत पर जहाँ पानी टपकने से चूना जमा हो जाता है, जिसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। स्टेलेक्टाइट के ठीक नीचे गुफा की सतह पर भी एक खंभे जैसा आकार, जिसका नीचे का आधार चौड़ा और ऊपर का भाग पतला होता है, बन जाता है। इसे स्टेलेक्माइट कहते हैं। कभी कभी यह दोनों आपस में मिले हुए दिखते हैं, जिसे हेलेक्टाइट कहते हैं। चूने की चट्टानों वाले क्षेत्र में ऐसी आकृतियां पाई जाती हैं जिन्हें कार्स्ट स्थल कहते हैं। इस प्रकार से आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।